The solid state. This is the first chapter of chemistry for class 12 CBSE, and this is a very important as well as simple chapter if you understand the basic concepts. So let's start the study. तो सबसे पहले आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट. सो दिस नथिंग इज़ वेरी न्यू इन दिस फॉर यू. आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड्स क्या हैं. मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. उसमें से सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाए तो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास एंड डेफिनेट शेप. दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होते हैं क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं. व्हाट डज इट मीन? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. और जो सॉलिड्स हैं उनके केस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अनदर नेबरिंग मॉलिक्यूल वेरी स्ट्रांगली, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत पास रहते हैं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है. और उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि अगर वो देखिए, अगर वो एक आयनिक सॉलिड है लाइक NaCl, तो उससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जिन पार्टिकल से मिलके बना है वो होंगे आयंस. अगर वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो मॉलिक्यूल, अगर वो एक कोवलेंट सॉलिड है तो दैट वुड बी एटम. हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में. तो उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जिन भी चीज़ों से वो मिलके बना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, उनका पोजीशन फिक्स होता है और वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए. जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं इजीली, लिक्विड के भी कर सकते हैं, बट सॉलिड के मूव नहीं करेंगे. दे आर नॉट फ्री टू मूव. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. कई बार हम पढ़ते हैं, हम बोल भी देते हैं कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं मूव नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है. दे मूव, दे शो मोशन, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव. होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, सब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, बट करेगा क्या, अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करने लगेगा आगे पीछे, और वी कैन से वाइब्रेट करने लगेगा. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव, बट दे कैन ओनली ऑसिलेट एट देयर मेन पोजीशन. यानी जहाँ पर है वहाँ वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगते हैं. एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, वैसे ही हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते. एंड दे आर रिजिड, मतलब वो अपनी शेप को रिजिड रिगेन करते हैं, अपने शेप को रिटेन करते हैं. उनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते. अच्छा, अब जो सॉलिड्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में. तो सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं. एक आपने सॉल्ट देखा है ना, सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा आपने टैल्कम पाउडर देखा होगा, या फिर सैंड देखी है, या फिर सॉइल देखा है, उसके कोई छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है. तो यहीं से आपको आइडिया लगता है कि 2 अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं. एक वो जिनके के पार्टिकल्स का कुछ पर्टिकुलर शेप हो, और दूसरे वो जिनका कुछ ना हो. टैल्कम पाउडर याद है ना, आप लोग घर में यूज़ करते हैं हम लोग टैल्कम पाउडर. वो भी तो एक पाउडर है, बट वो सॉलिड है. बट क्या उसके पार्टिकल्स का कोई शेप है? नहीं, वो बहुत छोटा है. इतना छोटा है कि कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. अगर आप सॉइल को ही उठा लें और उसके एक छोटे से ग्रैन्यूल को देखें तो कुछ शेप है क्या उसका? नहीं, कुछ भी हो सकता है. इट मे बी लाइक दिस, कुछ भी शेप हो सकता है. लेकिन अगर आप सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन करें, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करें, फिर इवेपोरेट करें, तो आपको जो ग्रैन्यूल्स मिलेंगे सॉल्ट के, उनका एक पर्टिकुलर शेप होगा, सबका एक जैसा. तो 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, पहले क्रिस्टलाइन और दूसरे एमॉर्फस. जिनका कोई पर्टिकुलर शेप होता है दोज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जिनका नहीं होता दोज आर एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है. टेक्निकली लैंग्वेज में चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है क्या. देखिए, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ऑर्डर मतलब किस तरीके से वो अरेंज्ड हैं, ठीक है. अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स
ईच ऑफ देम हैविंग डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं दे हैव डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। अब इसका क्या मतलब है? डेफिनेट का मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर पोटाश एलम, फिटकरी तो आपने सुना होगा ना, दैट इज नोन एज, उसका कॉमन उसका उसे हम पोटाश एलम कहते हैं। तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो इस शेप के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ड आता है, डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं? क्यूब इज अ शेप, क्यूबॉइड इज अ शेप, है ना। स्फीयर इज ऑल्सो अ शेप, बट अगर मैं ये रॉड इज अ शेप, अगर मैं ये बोल दूं लेकिन कि ये भी तो एक शेप है, हाँ दिस इज ऑल्सो अ शेप, बट उन सब शेप्स और इस शेप में क्या डिफरेंस है? दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल वाइल दोज और ऑल क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, वो सब क्या है? ज्योमेट्रिकल है। हमने ज्योमेट्री में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनके जो क्रिस्टल्स होंगे उनका शेप कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगा, कुछ भी शेप नहीं होगा। और दूसरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिटकरी की, पोटाश एलम की, तो मुझे पता है हमेशा कि अगर कोई वाइट कलर का सॉलिड है का क्रिस्टल है जो हेड्रल शेप का है, तो मुझे आइडिया लगेगा कि भाई वो हो सकता है वो फिटकरी हो या फिर पोटाश एलम हो। या फिर अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं डार्क ब्लू कलर के, तो मुझे एक आइडिया आएगा कि वो कॉपर सल्फेट हैं, मतलब वो उनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, जैसे इंसान का है ना, इंसान 2 पैरों पे चलता है, 2 हाथ होते हैं, बोलता है, दिमाग तेज होता है, तो इंसान के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो वैसे ही जो क्रिस्टल का शेप है वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टर हो जाता है। क्यूबॉइड शेप जो होंगे वो सोडियम क्लोराइड के होंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइट कलर के सॉलिड्स जो होंगे वो पोटाश एलम के होंगे, रॉड शेप ब्लू कलर के जो क्रिस्टलाइंस हैं, जो क्रिस्टल्स होंगे वो कॉपर सल्फेट के होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पोटाश एलम के क्रिस्टल रॉड शेप के मिल गए और कॉपर सल्फेट के क्यूब की शेप में मिल गए, ऐसा नहीं है। जो है हमेशा वही रहता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो। इसके अलावा एक और टर्म है डेफिनेट, अगेन सेम, मतलब जो है वही रहेगा, जो शेप है। अगर मैं कॉपर सल्फेट या बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ तो उसका जो क्रिस्टल है वो पूरी दुनिया में एक ही जैसा होगा, किसी भी रिएक्शन से बनाओ उससे क्रिस्टल एक ही जैसे मिलेंगे, डेफिनेट है और उसका कैरेक्टर है, और शेप जो है वो ज्योमेट्रिकल है। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हैं सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज और सोडियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे हैं, हम अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके जस्ट अपोजिट होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस मतलब नो फॉर्म। ठीक है, इनके का कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो आयन है वो इरेगुलर शेप में अरेंज होते हैं, और अगर उनमें बाई चांस ऑर्डर है भी तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और एग्जांपल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब। ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, रुकिए आप। ठीक है, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एक्चुअली शेप की बात की जाए, ये एग्जाम में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अमॉर्फस सॉलिड्स का इरेगुलर शेप होगा, दे डोंट हैव एन इरेगुलर शेप। ठीक है, अच्छा चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, ये एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी है एंड आई होप आप इसे समझ जाएंगे। एक्चुअली जो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे मेल्ट एट अ शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब जो बेंजोइक एसिड है उसका 122 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मेरे पास में प्योर बेंजोइक एसिड है तो वो अगर टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस है तो वो मेल्ट नहीं होगा, और जैसे ही टेम्परेचर 122 डिग्री सेल्सियस हुआ सारा का सारा बेंजोइक एसिड एक बार में फटाक से मेल्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब 122 है तो 122 ही रहेगा। अगर मुझे पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 122 है तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई वो बेंजोइक एसिड हो सकता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर हो गया है। अब नेक्स्ट इज, अगर बात की जाए अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, और वी कैन से
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं दे मेल्ट ओवर अ रेंज। ओवर अ रेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई अमॉर्फस सॉलिड है तो वो क्या करेगा, मान लिया उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट 92 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या करेगा कि वो 87 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता चला जाएगा। पहले थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा, और जाते जाते वो 93 डिग्री सेल्सियस तक पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन बाय क्लीवेज प्रॉपर्टी? एक्चुअली क्लीवेज मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को। एक्चुअली अगर मेरे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, और मैं इसे 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूं, तो मुझे 2 पार्ट्स मिलेंगे ऑब्वियसली। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। अब क्या होगा, देखिए, अब ये जो 2 सरफेसेस हैं ये न्यूली जनरेटेड सरफेसेस हैं, टूटने के बाद जनरेट हुई हैं। तो ये जो 2 न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होंगी दे वुड बी स्मूथ। जैसे हम कोई पनीर यानी चीज़ को काटते हैं ना चाकू से बीच में से, तो क्या होता है जो नई सरफेस आती है एकदम प्लेन एंड स्मूथ निकल करके आती है। वैसे ही जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टूटेंगे या काटा जाएगा उन्हें, तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगी वो होगी एकदम स्मूथ। अब एग्जाम्पल कीजिए कि मैंने एक ईंट उठाई, ब्रिक, ठीक है, और उसे तोड़ दिया, तो जो 2 न्यूली जनरेटेड सरफेसेस होंगी वो कैसी होंगी? स्मूथ होगी क्या? नहीं, दैट वुड बी इरेगुलर। ठीक है, सो जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे when they are cut with sharp edge tool they cut into 2 pieces with irregular surface। तो इसे कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि जब उन्हें काटा जाएगा when they cut with sharp edge tool they split into 2 pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth। जबकि amorphous solids में जो newly generated surfaces हैं they would be irregular। heat of fusion, अब देखिए, heat of fusion is amount of heat required for a solid to melt। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, फिक्स है, तो ऑब्वियसली उनका हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स, डेफिनेट एंड शार्प होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक आती है आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। आइसो मतलब कुछ सेम। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, हैव यू सीन डायमंड? कुछ इस शेप में होता है डायमंड, और डायमंड की खास बात क्या है? इफ़ आई आस्क यू व्हाई इट इज़ सो प्रीशियस, क्या वो बहुत ज़्यादा चमकता है? इज़ इट द रीज़न इज़ इट सो प्रीशियस? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे हाँ वो बहुत ज़्यादा चमकता है, बट द आंसर इज़ एक्चुअली चमकने या ग्लो करने की वजह से डायमंड इतना प्रीशियस नहीं है। उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसके बहुत सारे सरफेसेस हैं, और जब अलग अलग सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो वो अलग अलग टाइम पे हमारे आंखों पे पहुंचती है। किसी सरफेस से जल्दी हम तक पहुंच जाएगी, हमारी आइज़ तक, किसी दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा लेट पहुंचेगी। तो उससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो डायमंड है वो टिमटिमा रहा है, जगमगा रहा है, जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, कुछ उसी तरीके से। एंड दिस इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड विच मेक्स इट सो प्रीशियस एंड यूजफुल फॉर ज्वेलरीज। और ये जो प्रॉपर्टी है कि अलग अलग डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग वैल्यू देती हैं, दैट इज़ नोन एज एनआइसोट्रोपी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दोज आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी कि अलग अलग सरफेस से इसकी प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़ वुड बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जबकि जो अपने अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसो मतलब सेम, किसी भी डायरेक्शन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजर करिए, सेम वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये एक एग्जाम में आता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी मीन्स crystalline solids are anisotropic and they show different values of some physical properties like reflective index when measured along different directions, while in amorphous solids which are isotropic the value of physical properties like reflective index remains same from all the directions। अच्छा, इसके अलावा जो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, जबकि जो अपने अमॉर्फस सॉलिड है उनको हम सूडो सॉलिड, सूडो मतलब फॉल्स, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, दे फ्लो। अगर आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग, यानी जो करीब 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग आपको कहीं मिल जाए, आप जाइएगा, उसके विंडो में अगर कोई ग्लास लगा हुआ है तो यू कैन ऑब्जर्व
वेरी क्लियरली कि वो ग्लास जो है वो नीचे से मोटा हो गया है, थिक, और ऊपर से पतला है, कुछ इस शेप में। देन द क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हुआ? जब बिल्डिंग बना होगा तब तो हमने एक प्लेन ग्लास ही लगाया होगा, बट विद द पासेज ऑफ टाइम जो ग्लास है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो कर गया, बट वो फ्लो है वो बहुत स्लो है तो हमें दिखता नहीं है, बट 50-60 साल बाद इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लो विच कैन बी नाउ ऑब्जर्व्ड। तो जो अपने अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे एक्चुअली फ्लो वेरी स्लोली। देन द क्वेश्चन इज कि इफ दे फ्लो हाउ दे कैन बी अ ट्रू सॉलिड, बिकॉज सॉलिड नेवर फ्लो। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं सूडो सॉलिड्स या सुपर कोल्ड लिक्विड्स। अब एक बात आती है ऑर्डर की, जो मैंने आपको तब भी बताया था कि विल डिस्कस लेटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। देखिए, दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज एन एमॉर्फस सॉलिड। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे के सारे एटम जो हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड हैं एक के बाद एक, और ये ऑर्डर जो है वो लॉन्ग रेंज तक चलता जा रहा है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड्स में या तो ये ऑर्डर होगा ही नहीं, या फिर होगा, मान लिया कि ये रहा, कुछ तो ऑर्डर है बट ये बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ठीक से दिखाई दिए और बाद में ये पूरा ऑर्डर बिगड़ गया या टूट गया। तो either amorphous solids don't have any order of particles, or if they have order then that is for a very short range. So we say कि crystalline solids में long range order है और amorphous solids में short range order है। तो ये था difference between amorphous solids and crystalline solids, और ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर।